हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का समय चल रहा है। बहुत कीमती समय है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय को बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हो सकता है कि और भी लंबा खिंचे, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे एक बात, जैसे यूपी पीसीएस ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है, उसी तरह से अन्य सरकारें भी यहाँ पर वैकेंसी निकालेगी। ये मत सोचिएगा कि किसी सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है, तो बैन लगाने का उसका एक कारण है, क्योंकि वो जान रही है कि अभी परीक्षाएं नहीं ली जा सकती हैं जब तक कि ये वायरस है। जैसे ही इससे मुक्ति मिलेगी, तुरंत के तुरंत बहुत सी वैकेंसियां आएंगी और आपकी परीक्षा की अगर तैयारी होगी तो आपको उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर यहाँ पर क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन, हमने 50 प्रश्न तक चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम 51 प्रश्न में लेकर चल रहे हैं 51 क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों ने हमसे डिमांड की है कि आप इंग्लिश मीडियम के भी प्रश्न लेकर आइए, तो बहुत जल्दी ही हम लेकर आएंगे, क्योंकि टेक्निकल हमें पूरी तरह से सपोर्ट न मिलने के कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द इस तरह से क्वेश्चंस मिलने लगे जो बाईलिंगुअल हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बीएससी पहला 51 प्रश्न है। बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है और इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 30 कंपनियों को शामिल किया गया है और 30 कंपनियों को शामिल करके उनके सूचकांक को निकाला जाता है। यह सूचकांक जो है वेटेज के बेस पर निकाला जाता है, अर्थात भारांश के बेस पर निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है बीएसई, जिसमें 30 कंपनियों के शेयर सूचकांक को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, बीएसई सेंसेक्स की बात कर रहा है, ये बीएसई 50 की बात नहीं कर रहा। बीएसई सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों का शेयर सूचकांक है। मुद्रा का सामान्य अर्थ है। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है? करेंसी है, करेंसी तथा मांग जमाएं हैं, करेंसी तथा बैंकों की संपूर्ण जमा राशियां हैं, या संपूर्ण चल निधि है। तो याद रखेंगे कि मुद्रा जो है, मुद्रा का सामान्य अर्थ है करेंसी तथा मांग जमा राशियां, जिसकी मांग एक तरह से किसी भी समय की जा सकती है। ऐसी राशियों को मांग जमा राशियां या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, या कहते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट जो है, ये डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास जमा रहती है, जिसकी कभी भी मांग की जा सकती है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट का रुपया, करेंट अकाउंट का रुपया, ये मांग जमा राशियों के रूप में जाना जाता है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में जाना जाता है, जिसमें करेंसी शामिल है और मांग जमा राशियां शामिल की गई। सही कथन क्या है? मुद्रा का विधिग्राह्य होना अनिवार्य है। अर्थात मुद्रा का विधिग्राह्य का मतलब है लीगल करेंसी होना अनिवार्य है। बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है। बैंकों की मियादी जमा राशियां भी मुद्रा है और सभी मुद्रा को करेंसी कहा जाता है। सभी मुद्रा को यहाँ पर करेंसी कहा जाता है। तो सही कथन को यहाँ पर देखना है तो 53 का आंसर होगा बी। याद रखेंगे दोस्तों, बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है। मुद्रा का विधिग्राह्य होना अनिवार्य है। अर्थात मुद्रा तो वो है जो कि बड़े इजीली कन्वर्ट हो जाए दूसरी वस्तु में, या तरलता में जो अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाए, उसे मुद्रा कहा जाता है। परिवर्तन के रूप में इसे देखा जाता है। तो विधिग्राह्य होना अनिवार्य है ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें जो होती है वो मुद्रा के रूप में होती हैं और उन्हें हम विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या? बैंकों की जमा राशियां भी मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं।
गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? गिल्ट आधारित बाजार तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार गिल्ट बाजार कहलाता है। याद रखेंगे, जहां पर सरकार की प्रतिभूतियां बेची और खरीदी जाती है उस बाजार को गिल्ट बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में रुपए निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले रिकॉर्ड कमजोर हुआ है? तो डॉलर के मुकाबले यहां पर रिकॉर्ड उसकी कमजोरी देखने को मिल रही है। 55 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय बैंक का कार्य नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो नंबर 1 है लघु एवं सीमांत कृषकों को खाद साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को पूरक होना और भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को भी ले लेना, अर्थात नाबार्ड के कार्यों को भी ले लेना, वो भी कार्य है। तो ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, अर्थात 56 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध है। तो नरसिम्हन समिति 2 बार आई थी, 1991 और 1998 ईस्वी में। तो इसका जो संबंध होगा वो बैंकिंग क्षेत्र से है और बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति को लेकर आया गया था दोस्तों। नेक्स्ट होगा, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था भारत सरकार के द्वारा? तो आंसर यहां पर याद रखेंगे कि 2 बार राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हुई थी। एक बार 1969 में हुई थी जिसमें 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरी बार 1980 ईस्वी में की गई थी जिसमें 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी। कितनी बैंकों के? 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी। तो 58 का आंसर होगा यहां सी। बीते वर्षों में भारत सरकार ने किस संस्था में लगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है? तो ये बहुत पुराना यहाँ पर प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न यहाँ पर चर्चा में हमने रख दिया है, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में की पूंजी को किस बैंक के द्वारा क्रय किया गया है, इसलिए मैंने यहां पर रखा है। तो याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रय किया गया था। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? 60 का आंसर यहां पर याद रखेंगे कि ए होगा। 60 का आंसर होगा ए। जीवी रामकृष्णा विनिवेश आयोग के अध्यक्ष रहे हैं प्रथम। 61 है, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष फिर चेंज हो गया है, 11-12 हो गया है। तो इस प्रश्न को हम छोड़कर चलते हैं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि 61 का जो आंसर होगा हमारा डी होगा 2004-05। याद रखेंगे, क्योंकि हमें यह भी पूछ सकता है क्या कि उससे पहले आधार वर्ष क्या था, 2011-12 से आधार वर्ष पहले क्या था? तो 2004-05 आधार वर्ष था। इस रूप में इसको याद रखेंगे। और उससे पहले 93-94। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह साख सृजन में वृद्धि करता है, यह साख सृजन को कम करता है, यह साख को प्रभावित नहीं करता है और यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। तो 62 का जो आंसर होगा याद रखेंगे, यह साख सृजन में वृद्धि करता है, अर्थात ए होगा। नगद कोष अनुपात में वृद्धि साख सृजन में वृद्धि करने का कार्य करता है। मुद्रा गुणक को परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा बृहद मुद्रा अपॉन आधार आरक्षित मुद्रा, M0
ऊपर है बृहद M3, M3 अपॉन M0 मुद्रा के रूप में जाना जाता है मुद्रा गणक। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किसको सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो याद रखेंगे बी, निर्मित उत्पाद को सबसे अधिक भार दिया जाता है WPI के मापन में। 64 का जो आंसर होगा यहां पर याद रखेंगे कि होगा डी। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है, अर्थात गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती हैं उनको पूछा गया है वाणिज्यिक बैंकों में। तो 65 का आंसर होगा ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, ऐसे बैंक जिनकी वसूली 90 दिन, याद रखेंगे टाइम पीरियड में 19 डेज से जिनकी वसूली नहीं हुई है, ऐसी परिसंपत्तियों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय सम्मिलन को, वित्तीय समावेशन है को प्रोत्साहन, वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहन किया जा सकता है। 66 का जो है वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नंबर 1, योग्य लोग लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, सी होगा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, और डी होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। तो 66 का होगा डी, 66 का आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? एक कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। 67 का आंसर यहां पर साख नियंत्रण होता है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना, यस बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना, यस ये भी। साख सृजन नहीं करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साख सृजन का काम बैंकों के द्वारा किया जाता है। साख पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 67 का डी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है, अर्थात UTI का उद्देश्य है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, यस बिल्कुल सही बात है। धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, बिल्कुल सही है। लोगों की बचत को एकत्रित करना, बिल्कुल सही है। आंसर होगा यहाँ पर डी, तीनों ही कथन सही है। आंसर होगा इसका डी दोस्तों। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह रहे थे, बिमल जलान रहे हैं, रंगराजन रहे हैं। आंसर होगा आपका राजा जे चलैया रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। 69 का आंसर होगा डी दोस्तों। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, याद रखेंगे बीमा हानियों का मूल्यांकन किया जाता है, उसे एक्चुअरीज के नाम से जाना जाता है। तो बीमा से संबंधित यहां पर एक्चुअरीज शब्द आया है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है। किसको नियामक शक्तियां प्रदान की है? तो याद रखेंगे कि सेबी को नियामक शक्तियां प्रदान की है। किसको नियामक शक्तियां प्रदान की है? सेबी को नियामक शक्तियां प्रदान की है भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में ईस्वी में की गई थी और सेबी को लीगल अथॉरिटी के रूप में बनाया गया 1992 में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड अर्थात सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत में क्या करता है कि यहां पर शेयर बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? फिर से वही है, सेबी आंसर होगा। सेबी
जिसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? तो नाबार्ड है, सिडबी है, राज्य सहकारी बैंक है। यहाँ पर 74 का आंसर होगा। यहाँ पर याद रखेंगे कि शीर्ष संस्था नहीं है, तो 74 का जो आंसर होगा वो डी के रूप में जाना जाएगा, अर्थात राज्य सहकारी बैंक जो है वो शीर्ष संस्था के रूप में कार्य नहीं करता है। भारत में इरेडा नियमित करता है किसको? बीमा क्षेत्र को। याद रखेंगे 75 का आंसर होगा बी। इरेडा किसको? बीमा क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियंत्रित करता है? रेपो दर को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखेंगे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को नियंत्रित करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक को उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखना 77 का जो आंसर होता है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। 77 का सी होगा दोस्तों। निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी है? कौन सी विपणन संस्था है? तो याद रखेंगे कि सेल जो है विपणन संस्था के रूप में जाना जाता है। 78 का बी होगा दोस्तों। बैंकरों का बैंक, बैंकों का बैंक कहलाता है आपका रिजर्व बैंक। 79 का डी होगा दोस्त। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार है। तो पुराना क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसको यहाँ पर लेकर नहीं चलते हैं। अब नया आ गया है 2011-12, तो इसको यहाँ पर मानकर चलते हैं। स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो LIC 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी LIC की। वहीं पर IDBI की स्थापना जो है वो 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वहीं पर सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और IDBI जो है 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। LIC 1955-56 में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इनको क्रम से सजाना है। तो आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों 81 का जो 81 का आंसर होगा ए। इरडा नियमित करती है बीमा कंपनियों को, जस्ट अभी बताया है, इरडा नियमित करती है बीमा कंपनी को। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठित किया है, किसको गठित किया है? 83 का जो आंसर होगा इंश्योरेंस नियमन और विकास प्राधिकरण अर्थात इरेडा को। किसको गठित किया था? इरेडा को गठित किया। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है, याद रखना 64 का डी होगा, रेपो रेट। अल्पकाल अगर ना होता तब बैंक दर आ जाता, अल्पकाल के लिए लिखा हुआ है इसलिए रेपो रेट इसका यहां पर आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो 85 का जो आंसर होगा वो सी होगा, APLR बैंक रेट। 85 का जो आंसर होगा सी होगा। CRR और SLR रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि PLR रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। आंसर होगा यहां पर, याद रखेंगे, सी। किसको वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करते हुए कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया है? तो 86 का आंसर यहां पर याद रखेंगे कि पुराना क्वेश्चन है इसलिए अभिजीत सेन है इसका आंसर। बहुत पुराना क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है कौन सा
निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? एक्सिम बैंक, आईडीबीआई बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। 87 का होगा डी। अग्रणी बैंक की स्थापना हुई थी दिसंबर 1969 में। दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना वर्तमान, तो यहाँ पर आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, पुराना हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़कर चलते हैं। 90 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर है, तो यहाँ पर ये अंतर है, बी होगा इसका आंसर। बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का मुख्यतः बड़े उद्योगों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो 91 का यहाँ पर आंसर, यहाँ याद रखेंगे कि ए होगा, साझेदारी 20 से कम होने चाहिए। 92 निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम 1948 ईस्वी में, भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई की स्थापना 1955, आईडीबीआई 1964, ये आईडीबीआई है, और यूटीआई 1964। क्रम से सजाना है, 1 2 3 4, आंसर होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2004 में, अब ये पुराना क्वेश्चन है, इसको भी छोड़कर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसेक्स बंबई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। 50 नहीं, सेंसेक्स वास्तव में क्या है, 30 पर आधारित है, याद रखेंगे। 94 में पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक भारता दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, भारता दी जाती है। 94 का बी यहाँ पर, 94 का जो है वो ये सही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो 94 का यहाँ पर आंसर याद रखेंगे केवल 2 होगा। इसमें ऑप्शन एक्चुअली में इन्होंने गलत लगाया है, ऑप्शन गलत है, इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे केवल इसका आंसर 2 होगा सभी, ठीक है। इसमें आंसर केवल 2 होगा 94 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिसेजेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए जाते हैं, याद रखेंगे जर्मन मार्क में। जर्मन मार्क में 95 का बी होगा। उसके बाद में है डॉव जोन्स न्यूयॉर्क का है, बिल्कुल सही है। सुमेलित करना था हैंसेंग हांगकांग का है, सियोल का नहीं, गलत हो गया ये। FTSE 100 लंदन का है, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा इसमें सही होगा, अर्थात आंसर होगा यहाँ पर डी। पहला और तीसरा यहाँ सही होगा, आंसर होगा डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? वायदा बाजार द्वारा विनियमित होता है मुद्रा फ्यूचर बाजार 97 का, जिंस फ्यूचर बाजार, इक्विटी फ्यूचर बाजार, जिंस फ्यूचर व्यापार एवं वित्तीय। तो जिंस फ्यूचर बाजार यहाँ पर वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है, जिंस फ्यूचर बाजार। 97 का जो आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे बी होगा। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़ियां अर्थात बियर का मतलब शेयर का नीचे गिरना, उस निवेशक जो अमुक शेयरों की कीमत गिरने वाली हो, तो आंसर यही होगा इसका। उस निवेशक जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, अर्थात शेयर का गिरना मंदड़िया कहलाता है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस
वर्ष में अवश्य मानी जाती है, उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। आंसर बिल्कुल सही है, 99 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है भारत बैंकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय समावेशन के कदम मान सकते हैं इसको भी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन ये भी मान सकते हैं, और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को अपनाना बिल्कुल ये भी मान सकते हैं। आंसर होगा यहाँ पर 100 का डी आंसर होगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे करंट इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसी तरह से आपको प्रश्न लेकर आते रहेंगे इकोनॉमिक्स को। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लगातार इसी तरह से प्रश्न मिलते रहें, क्योंकि ये प्रश्न देखिए ज्यादातर प्रश्न यूपी पीसीएस की एक खास विशेषता है कि पुराने प्रश्न उठाकर पूछता है। इसलिए पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप परीक्षा में देने जाते हैं। नए प्रश्नों की चर्चा भी हम साथ में एक तरह से करेंगे। पुराने प्रश्नों को भी इसमें हमने डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए जो पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।